चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं यूज़ करूँगा वो कुछ इस तरह से है। बल्कि उस तरीके को यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ, आपको ये याद दिलाऊँगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क। तो अगर आपने न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ी हुई है तो वर्क इज़ जस्ट दिस थिंग, राइट। तो 1 2 का मतलब ये है कि सिस्टम की स्टेट 1 से सिस्टम की स्टेट 2 तक होता है वर्क, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ एक पर्टिकुलर स्टेट में है, आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ और वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। कोई सिस्टम है, इसकी स्टेट 1 है, इसकी स्टेट 2 है, और ये जो पाथ है ये दरअसल उसकी स्टेट स्पेस के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हैमिल्टनियन मैकेनिक्स पढ़ी हुई है तो इट कैन बी, बल्कि हैमिल्टनियन मैकेनिक्स ना भी पढ़ी, अगर आपने लैग्रांजियन मैकेनिक्स पढ़ी हुई है तो दिस इज समथिंग नोन एज ये जिस स्पेस के अंदर ये पाथ है ये है कन्फिग्रेशन स्पेस, राइट। लेकिन इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ वर्क, राइट, कि एक फोर्स, अगर मैं इन्फिनिटेसिमल वर्क की बात करूँ, इन्फिनिटेसिमल वर्क की, तो इट्स जस्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली द बिटवीन द फोर्स एंड द इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और ये इस तरफ मूव हुआ है और ये फोर्स है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर ये थीटा है तो डी डब्ल्यू इज जस्ट डी एफ डी एक्स टाइम्स कॉस थीटा, राइट। तो ये इतना आई थिंक रिमाइंड करवाना काफ़ी होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क, राइट। अब एक सिस्टम के ऊपर वर्क हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम के ऊपर कई तरीके से वर्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक गैस है तो उस गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो जो वर्क डन ऑन दैट गैस होगा वो दरअसल प्रेशर टाइम्स द चेंज इन वॉल्यूम होगा, राइट। एक सपोज फिर अगर हमारे पास एक वायर है, उस वायर को हम खींचें अगर, राइट, तो उस वायर में जितनी टेंशन है मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, राइट, वो वर्क होगा। अगर हमारे पास एक बबल है तो उस बबल की सरफेस टेंशन, राइट, सरफेस टेंशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें चेंज इन इट्स एरिया तो वो दरअसल वर्क होगा, राइट। तो वर्क कई तरीकों से हो सकता है एक सिस्टम पे। हम कुछ काउंटर इंट्यूटिव तरीके भी देखेंगे इस कोर्स के अंदर वर्क होने के। फॉर एग्जांपल अगर दो सिस्टम्स एक पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं तो एक तरह से इसको ऐसे ऐसे देखा जा सकता है कि एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम पे वर्क किया है, और इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट जो होगी इस केस में वो है द चेंज इन पार्टिकल्स, राइट। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन इसको भी वर्क के वर्क के तरह देखा जा सकता है। खैर, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि जो वर्क होता है एक सिस्टम पे, राइट, वो डिपेंड नहीं करता इस पे कि उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि वर्क जब होगा एक सिस्टम पे, राइट, तो वो उसको किसी इनिशियल स्टेट से उठा के उस सिस्टम को फाइनल स्टेट में ले जाएगा, राइट। अब वो इनिशियल स्टेट्स और फाइनल स्टेट के दरमियान क्या हुआ है उस सिस्टम को, इट डजेंट मैटर, राइट। जो टोटल वर्क डन होगा ऑन दैट सिस्टम, राइट, वो दरअसल इनिशियल स्टेट माइनस फाइनल स्टेट होगा, जो टोटल वर्क डन हुआ है। लेकिन ये सिर्फ तब ठीक है अगर वो सिस्टम हीट एक्सचेंज ना कर रहा हो। तो मैं इसको लिखूं, अगर ये एक रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, so for no heat exchange, यानी कि डेल्टा Q is equal to 0, work done is just depends, या फिर मैं इसको सिर्फ वर्ड्स में लिखूं, work done depends on initial and final states only, राइट। इसमें क्या कहते हैं, एक बहुत मजे की चीज़ छुपी हुई है, वो ये है कि ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये उसकी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है। मैं इसकी कंप्लीट फॉर्म बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। कंप्लीट फॉर्म में ज़ाहिर है ये होगा कि हम ये हीट एक्सचेंज को अलाउ कर देंगे। तो ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कह रहा हूँ, ये जो लॉ है ये हमें ये बता रहा है
कि देयर शुड बी अ क्वांटिटी जो कि सिर्फ स्टेट्स पे डिपेंडेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हो, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, राइट? तो स्टेट फंक्शन a quantity that depends only on the state. एक स्टेट जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि फॉर एग्जांपल गैस के लिए एक स्टेट डिस्क्राइब हो सकती है उस गैस के प्रेशर और वॉल्यूम से, राइट? तो ये जो क्वांटिटीज हैं जो कि एक स्टेट को स्पेसिफाई करती हैं, इनको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, राइट? तो स्टेट राइट, और इनको हम डिनोट करते हैं एक्स वेक्टर से। वेक्टर का कोई लिटरल मतलब देने की ज़रूरत नहीं है, वेक्टर का मतलब है कि इसमें जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी जो कि स्टेट को स्पेसिफाई करती हैं, एंड डिनोटेड बाय एक्स वेक्टर। फॉर एग्जांपल फॉर गैसेस ये जो वेक्टर होगा ये सिंपली क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम, राइट? ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब चूंकि वर्क जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे, तो हमें ये पता लग रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कि देयर शुड बी अ क्वांटिटी जो कि सिर्फ इस एक्स वेक्टर पे डिपेंड करती है, राइट? और वर्क जो है वो उस क्वांटिटी के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, राइट? यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली वो क्वांटिटी जो है वो हम देखेंगे कि वो उसको हम कहते हैं एनर्जी, उस क्वांटिटी को। तो देयर शुड बी अ क्वांटिटी जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ई से रिप्रेजेंट, और ये डिपेंड करता है सिर्फ थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स पे या फिर थर्मोडायनामिक स्टेट पे, राइट? कि सच दैट वर्क इज फाइनल माइनस दिस थिंग इनिशियल, राइट? कि फाइनल स्टेट में जो ये क्वांटिटी है एनर्जी और माइनस इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी है। हम आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, वही वाली बात जो हमने पिछले भी की थी कि मुझे कैसे पता कि टेम्परेचर जो है वो थीटा है, तो यही आप बात यहाँ पे भी कर सकते हो कि मुझे कैसे पता कि ये जो क्वांटिटी है ये एनर्जी ही है। वेल, डायमेंशनल एनालिसिस, मुझे पता है कि वर्क और एनर्जी के सेम यूनिट्स हैं, राइट? तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस क्वांटिटी इज एनर्जी, राइट? ओके, सो ये जो चीज़ है ये ठीक है अगर, और इसको मैं बल्कि यूँ भी लिखूँगा, बल्कि इसको मुझे अभी यूँ लिखना चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू। ज़रूरी बात नहीं है कोई ये लिखना, लेकिन मैं सिर्फ नोटेशनल पर्पज़ के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, और इसको मैं लिखूँगा डेल्टा ई, राइट? इस डिफरेंस को, इसका मतलब ये है कि डेल्टा डब्ल्यू इज डेल्टा ई, बट रिमेंबर मैंने कहा था कि देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज, मैंने कहा था नो हीट एक्सचेंज। अब अगर हम हीट एक्सचेंज को अलाउ करते हैं तो ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि अगर एक सिस्टम एक हीट को इनपुट के तौर पे ले रहा है, यानी कि सिस्टम में हीट जा रही है, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, राइट? इसका मतलब ये है कि इफ़ डेल्टा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा ई इज़ जस्ट डेल्टा डब्ल्यू जो कि वर्क हुआ है उस सिस्टम पे, प्लस डेल्टा क्यू। और ये आपको बात याद रखनी होगी साइन कन्वेंशन के तौर पे कि डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव तब है अगर सिस्टम पर वर्क हुआ है, तो इट इज़ पॉजिटिव वर्क डन ऑन सिस्टम, राइट? और ये क्यू तब पॉजिटिव है कि हीट आ रही है इन सिस्टम में हीट आ रही है, तो फिर ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। वरना अगर सपोज करो कि सिस्टम से हीट जा रही हो तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी बढ़ेगी, जरूरत थोड़ी उस सिस्टम की, किसी दूसरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी फिर। ओके, तो एक्चुअली दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? सो डेल्टा ई इज जस्ट डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू,
तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, अब एनर्जी जो है वो किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे. अच्छा, मैंने अभी पीछे बात की कि गैसेस के जो स्टेट है वो प्रेशर और वॉल्यूम से स्पेसिफाई हो जाती है. बट चूँकि हमें पता है कि गैसेस के लिए, अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन पहले पढ़ी हुई है तो यू नो कि गैसेस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो रिलेटेड है. तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक गैस की जो स्टेट है वो स्पेसिफाई होती है वॉल्यूम और टेम्परेचर से. हमें इन तीन में से कोई दो चुनने हैं सिर्फ, राइट. ओके, तो हम एनर्जी की जो डिपेंडेंस है इन तीन चीज़ों पे, और एक्चुअली हमें सिर्फ दो चीज़ों पे करने की ज़रूरत है. इन तीन में से किसी भी दो चीज़ों पे जो डिपेंडेंस होगी एनर्जी की वो हम डिटरमिन कर सकते हैं, और ये स्टेट टू स्टेट चेंज होती है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं अगर यहाँ दूँ तो देयर इज़ अ फेमस एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं जूल्स एक्सपेरिमेंट. जूल्स एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक गैस को एक्सपेंड करने दिया. ठीक है, एक्सपेंड जो करने दिया उसने, तो इसका मतलब आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि किन कंडीशंस में एक्सपेंड करने दिया. वेल, गैस एक तरह से पार्शियल वैक्यूम में एक्सपेंड की थी, यानी कि इसका मतलब ये है कि गैस किसी चीज़ पे वर्क नहीं कर रही बिकॉज देयर इज़ नो एयर टू वर्क ऑन, और ना ही गैस पे वर्क हो रहा है. इसका मतलब ये है कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो था, राइट. दूसरी चीज़ ये कि देयर वाज एडियाबैटिक कंडीशन. एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब ये है कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ किसी चीज़ के साथ. इसका मतलब है कि गैसेस ने कोई हीट एक्सचेंज नहीं किया और उस पर कोई वर्क नहीं हुआ, तो डेल्टा क्यू भी ज़ीरो था, राइट. तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा ई भी ज़ीरो होना चाहिए यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब जाउल ने ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया कि प्रेशर चेंज होता है गैस का अगर इस तरह से एक्सपैंड करे गैस. अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो प्रेशर कम होगा उसका, और वॉल्यूम चेंज होता है उस गैस का. जैसे जैसे एक्सपैंड कर रही है ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है. लेकिन ही डिटरमिन्ड कि टेम्परेचर डजंट चेंज. इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इज आल्सो, चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो. तो ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है, एक्चुअली ये वाहिद एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसकी वजह से हम ये बिलीव करते हैं, बट ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि एनर्जी इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, राइट. एनर्जी जो है वो फॉर एग्जांपल वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो सकती है. जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई भी दो चीज़ें चुन सकते हो. तो एनर्जी कैन डिपेंड ऑन प्रेशर और वॉल्यूम, या फिर एनर्जी कैन डिपेंड ऑन प्रेशर और टेम्परेचर, या फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर. एक ही बात है, तीनों में एक रिलेशन है. तो इन तीनों में से अगर आपको दो पता हो तो आप तीसरा डिटरमिन कर सकते हो. खैर, तो हो तो ये सकता था कि एनर्जी जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करें, लेकिन जॉल्स एक्सपेरिमेंट के नतीजे में एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बिकॉज वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन एनर्जी फिर भी चेंज नहीं हो रही, राइट. क्योंकि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो दोनों ज़ीरो हैं, तो दैट्स वाई डेल्टा ई इज़ ज़ीरो. ओके, सो यहाँ पे अब एक और डेफिनेशन मुझे इंट्रोड्यूस करवानी है, और वो है क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस. ओके, सो अभी तक हमने गैसेस को एक अच्छी एग्जांपल के तौर पे लिया है, और आप देख सकते हो जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि गैसेस की जो स्टेट है वो डिस्क्राइब होती है प्रेशर और वॉल्यूम से, राइट. तो एक तरह से मैं अगर स्टेट स्पेस, और ये मैक्रोस्कोपिक स्टेट है, मैक्रोस्कोपिक स्टेट स्पेस बनाना चाहूँ गैसेस की, तो वो इस तरह बनेगी, प्रेशर और वॉल्यूम स्पेस, दैट्स इट. आप प्रेशर और टेम्परेचर स्पेस भी बना सकते हो, टेम्परेचर और प्रेशर स्पेस भी बना सकते हो, सॉरी टेम्परेचर और वॉल्यूम स्पेस भी बना सकते हो, आपकी मर्जी. लेकिन ये स्टेट अगर हम ये स्पेस चूज़ करें तो एक तरह से हर पॉइंट जो है स्पेस के अंदर वो गैस की एक मैक्रोस्कोपिक स्टेट को दिखाता है, राइट. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मुझे वो स्पेसिफाई करनी चाहिए. आई थिंक मैंने पहले भी वो बात की थी, लेकिन मैं दोबारा इसको और क्लियरली बता दूँ कि हम जब भी कहते हैं कि एक गैस की, या फिर किसी भी सिस्टम की, वैसे लेकिन गैस एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, कि किसी भी सिस्टम की, लेकिन अब मैं गैस की बात करूँगा, एक गैस की जो स्टेट है वो
वो डिस्क्राइब होती है प्रेशर और वॉल्यूम से, मैक्रोस्कोपिक स्टेट। तो मैं ये एज्यूम कर रहा होता हूँ कि गैस जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, गैस एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। अगर गैस इक्विलिब्रियम में ही नहीं है तो प्रेशर और वॉल्यूम उसकी स्टेट को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, राइट। तो अगर ये आपने कहना है कि गैस की जो स्टेट है वो प्रेशर और वॉल्यूम से डिटरमिन होती है, तो ये एज्यूम करना ज़रूरी है कि क्या कहते हैं कि जो गैस है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इसको जनरलाइज कैसे करेंगे कि अगर कोई भी किसी भी सिस्टम के बारे में आपने ये कहना है कि ये सिस्टम एक थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट से, यानी जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया था पहले, एक्स वेक्टर से, कि एक सिस्टम थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स से उसकी स्टेट स्पेसिफाई होती है किसी सिस्टम की, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, राइट। अच्छा, अब अगर कोई भी प्रोसेस हो और वो प्रोसेस इतना स्लोली कि उस पूरे प्रोसेस के दरमियान वो सिस्टम जिस सिस्टम पे वो प्रोसेस हो रहा है वो सिस्टम हमेशा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, तो हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस, राइट। सो प्रोसेस such that the system always in thermodynamic equilibrium is known as quasi-static। क्वाज़ी का मतलब, ये क्वाज़ी ये लफ्ज़ आप बहुत बार देखोगे फिज़िक्स में। क्वाज़ी का मतलब होता है लाइक, क्वाज़ी स्टैटिक का मतलब है इट्स जस्ट लाइक स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि उसका रेट ऑफ चेंज इतना कम है कि ऐसा है कि ये ऐसा है प्रोसेस के ये हो ही नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल। दूसरी बात ये है कि क्या मैं इसको क्वान्टिफाई कर सकता हूँ इस स्टेटमेंट को? क्या मतलब कि प्रोसेस जो है वो इतना स्लो है? सपोज करो कि एक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने में लगते हैं माइक्रो सेकेंड्स, राइट। तो उस सिस्टम की किसी भी प्रॉपर्टी का जो रेट ऑफ चेंज है वो 1 माइक्रो सेकेंड में सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत रफ डेफिनेशन है इस क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस की, कि एक तरह से आप कह सकते हो कि एक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि एक सिस्टम को रफली कितना टाइम लगता है इक्विलिब्रियम में वापस आने के लिए, राइट। तो उस सिस्टम, अगर ऐसा कोई प्रोसेस है कि वो प्रोसेस उस सिस्टम की किसी भी प्रॉपर्टी को सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं कर रहा, सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या हो, वो भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ओके, फॉर एग्जांपल 0.1% से ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है, 0.1% से ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा एक माइक्रो सेकेंड के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू द रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्वाज़ी स्टैटिक कहते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस हम डिफाइन भी क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है सिस्टम का और इस प्रोसेस का? वेल, अगर तो प्रोसेस क्वाज़ी स्टैटिक है, इसका मतलब है कि उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ ट्रिजेक्ट्री इन दिस स्पेस, राइट। क्योंकि अगर पूरे प्रोसेस के दरमियान वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा है, और तो हम जानते हैं कि ये जो प्रेशर वॉल्यूम स्पेस है, यानी कि एक तरह से स्टेट स्पेस है, इसमें हर पॉइंट जो है वो ऐसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उस सिस्टम की जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट हो। तो अगर वो सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहा है तो एक तरह से वो मूव कर रहा है स्टेट स्पेस के अंदर। तो ये जो ट्रिजेक्ट्रीज अगर हम देख सकें, फॉर एग्जांपल ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो ये ट्रिजेक्ट्री दरअसल एक ऐसे प्रोसेस के अंडर चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करती है जो प्रोसेस क्वाज़ी स्टैटिक हो, क्योंकि वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहा है सिस्टम। इसका मतलब है कि वो एक तरह से ट्रिजेक्ट्री के तौर पे देखा जा सकता है इस स्टेट स्पेस के अंदर। ओके, दैट्स व्हाई क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेसेस आर इम्पोर्टेंट। ओके, अच्छा, अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर तो चुका हूँ पहले, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और फॉर्मल बनाता हूँ अब। तो generalized forces and displacements,
राइट। सो इससे पहले कि मैं जनरलाइज फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट्स की बात करूं, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दोबारा लिखता हूँ, राइट। आपको याद होगा, बल्कि ये बात मुझे पहले भी करनी चाहिए थी। मैंने ये लिखा था कि इफ़ डेल्टा क्यू इज़ ज़ीरो, तो फिर डेल्टा डब्ल्यू इज़ डेल्टा ई, राइट। तो मैंने ये बात भी कही थी कि ई डिपेंड्स ऑन सम थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स, राइट। और डेल्टा ई जो है वो इक्वल है, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, राइट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर डेल्टा क्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो डेल्टा ई इज़ डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, राइट। अब यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अभी भी एनर्जी जो है वो एक फंक्शन है स्टेट का, क्योंकि ये जो एक्स वेक्टर है ये दरअसल एक स्टेट वेक्टर है, ये थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स का वेक्टर है, और ये डिपेंड करता है सिर्फ स्टेट के ऊपर कि क्या स्टेट है सिस्टम की, राइट। लेकिन ये जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू है ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, ये प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, राइट। ऐसा हो सकता है कि मैं एक सिस्टम लूँ, उस फॉर एग्जाम्पल गैस लेता हूँ मैं, ठीक है, उसमें से मैं हीट निकालता हूँ, निकाल ही जाता हूँ, राइट। और फिर मैं क्या करता हूँ, हीट निकालूंगा तो क्या होगा, हीट निकालूंगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, पहली बात तो ये है, और इसका प्रेशर भी कम होगा, राइट। लेकिन वॉल्यूम, फिर हम चूँकि जानते हैं कि तीनों चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे, तो देयर विल बी सम चेंज, एक चेंज नहीं है जो कि हो सकता है, खैर, लेकिन कुछ चेंज होगा उसमें, एक तरह से आप ये कह सकते हो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि उस पर मैं वर्क करता हूँ। पहले मैंने उसमें से हीट निकाली, यानी कि डेल्टा क्यू जो है वो नेगेटिव है क्योंकि हीट जा रही है उस सिस्टम में से। फिर मैं उस सिस्टम पे वर्क करता हूँ, राइट, और इतना वर्क करता हूँ कि उस सिस्टम की जो एनर्जी है, ठीक है, वो दोबारा से वही हो जाए जो हीट निकालने से पहले थी। तो ना डेल्टा क्यू ज़ीरो है, ना डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो है, राइट, लेकिन डेल्टा ई जो है वो ज़ीरो है, राइट, बिकॉज सिस्टम दोबारा उस स्टेट के अंदर आ गया। हम जानते हैं कि गैसेस का जो सिस्टम है, गैसेस की जो एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर अगर आप बता दो तो दैट्स इनफ आप गैस की स्टेट बताने के लिए। टेम्परेचर अगर आप बता दो तो एनर्जी जो है वो डिटरमिन हो जाती है। तो हो ये रहा है कि एनर्जी, हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट, दे डिपेंड ऑन द प्रोसेस, राइट। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो पीवी स्पेस है, इसमें हर पॉइंट जो है वो चूँकि एक स्टेट है सिस्टम की, तो हर पॉइंट के लिए एक यूनिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर मैं इस तरह से एक सर्कल बनाता हूँ, यानी कि एक स्टेट से स्टार्ट करता हूँ, दोबारा एक प्रोसेस के बाद उसी स्टेट में वापस आ जाता हूँ, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो होगा और डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो होगा, राइट। इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो है ये डिपेंडेंट है पाथ टेकन, या फिर प्रोसेस, किस प्रोसेस में से गुजारा गया है सिस्टम को। लेकिन एनर्जी इज़ जस्ट स्टेट डिपेंडेंट, राइट। तो इस लूप के अंदर एनर्जी में चेंज जो है वो ज़ीरो होगा, बिकॉज हम उस स्टेट पे वापस आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, राइट। और इस वजह से हम एक नोटेशन में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इन डेसिमल फॉर्म लिखूँ, इट विल बी डेल्टा ई इज़ डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट यहाँ पे मैं ये बार्स डालूँगा। इन बार्स का मतलब ये होता है कि दिस इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, दिस डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। दोबारा से अगर मैं याद करूँ तो एनर्जी इज़ जस्ट डिपेंडेंट ऑन थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं डेल्टा एनर्जी लूँ तो दैट्स जस्ट this thing, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू को भी ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करते स्टेट के ऊपर, दे डिपेंड ऑन दी पाथ टेकन इन द स्टेट स्पेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, अब अगली चीज़ जो है वो है डेल्टा डब्ल्यू की बात। डेल्टा डब्ल्यू को हम यूँ लिख सकते हैं जे, बल्कि रुको, समेशन ऑन जे आई और डी एक्स आई, राइट।
इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ जे आई डी एक्स आई। अगर आप में से कोई समेशन कन्वेंशन से अभी वो नहीं है फेमिलियर, तो आपको ये पता होना चाहिए। समेशन कन्वेंशन का मतलब है कि अगर कोई इंडेक्स से रिपीट हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे आई इंडेक्स से रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, तो उस पर समेशन एज्यूम्ड होती है, तो मैंने इस पर समेशन साइन हटा दिया। खैर, जे और एक्स का मतलब क्या है? जे जो है इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड फोर्सेस। और डी एक्स आई जो है ये है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो जनरलाइज्ड फोर्सेस और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स पे नज़र डालते हैं। तो अगर हम एक गैस की एक्सपेंशन पे नज़र डालें, हमें पता है कि गैस की जो एक्सपेंशन होती है उसमें जो वर्क, अच्छा याद रखना आपको पड़ेगा कि डी डब्ल्यू, मैं बार नहीं बोलूँगा, समझ आ जाएगी आपको कि डी डब्ल्यू का मतलब है डी बार डब्ल्यू। डी डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव तब होगा जब गैस पे वर्क होगा। इसका मतलब है कि जब गैस का वॉल्यूम कम होगा, राइट। इसका मतलब है कि दिस इज नेगेटिव पी डी वी, राइट। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं क्या कहते हैं जे और एक्स क्या चूज़ करूँ। तो हियर इज द थिंग, माइनस पी डी वी माइनस पी जो है ये एक्चुअली जे है, और डी वी जो है एक्चुअली ये डी एक्स है। मैंने आई इसलिए ना डाला क्योंकि यहाँ पे एक ही जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपके पास एक वायर है और उस वायर को आप खींचते हो तो उस पर जो डेल्टा डब्ल्यू होगा, अगर आप खींचते हो उसको, उसकी लेंथ बड़ी करते हो, तो उस पे वर्क हुआ है। इसका मतलब है कि दिस इज जस्ट टी टाइम्स डी एक्स। टी जो है वो टेंशन इन द वायर है और डी एक्स जो है वो उसकी लेंथ में चेंज है। तो यहाँ पे टी जो है वो जे होगा और डी एक्स का डी एक्स ही है। अगर मैं इसको डी एल कर देता हूँ, चलो, लेंथ में जो चेंज है, राइट। इसी तरह से और अगर मैं एग्जांपल्स देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैंने पहले भी बोली थी एग्जांपल, वो है सरफेस टेंशन और एरिया की एग्जांपल। अगर एक बबल है तो उसकी जो सरफेस टेंशन है और जो उसका एरिया है, सरफेस टेंशन जो होगी वो होगी जनरलाइज्ड फोर्स, और एरिया जो है वो है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूँ, और ये है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्वांटिटीज का। राइट, एक्सटेंसिव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि सिस्टम के साइज के साथ चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिस्टम लेता हूँ उसकी एनर्जी ई है, और एक और सिस्टम लेता हूँ आइडेंटिकल सिस्टम, उसकी भी एनर्जी ई है, तो जो टोटल सिस्टम होगा, जो दोनों सिस्टम्स से मिलके बना है, उनकी टोटल एनर्जी जो होगी वो डबल ऑफ द एनर्जी ऑफ वन सिस्टम होगी। इसका मतलब है कि मैंने सिस्टम का साइज बढ़ाया तो एनर्जी भी बढ़ गई इन प्रोपोर्शन टू द साइज, राइट। तो एक्सटेंसिव quantities वो quantities हैं that scale with the size of system, right? इसकी एग्जांपल्स क्या है? एनर्जी, वॉल्यूम, ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकती है एग्जांपल इसकी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो है इंटेंसिव क्वांटिटीज। इंटेंसिव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि स्केल नहीं होती सिस्टम के साइज के साथ। तो आई थिंक ये एग्जांपल सेम है, तो मैं इसको सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओह यस, ये एडवांटेज है टैब पे लिखने का। खैर, सो they don't scale, simple, they don't scale up with system size, they are constant. So आप ये चीज़ कह सकते हो कि they are constant, या फिर मैं एक और चीज़ कहना बहुत पसंद करता हूँ यहाँ पे कि they are local quantities। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी स्लैब है, ठीक है, तो उस स्लैब पे हर पॉइंट पे एयर प्रेशर लग रहा है, राइट।
अगर आप एक क्वेश्चन पूछो कि उस स्लैब पे टोटल फोर्स क्या लग रही है, अगर मैं ये स्लैब यहाँ पे बनाता हूँ, ये स्लैब है, इसके ऊपर एयर प्रेशर लग रहा है, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि स्लैब पे टोटल फोर्स क्या लग रही है, तो वो टोटल फोर्स जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी अगर मैं स्लैब का साइज बढ़ा दूँ, राइट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि प्रेशर क्या लग रहा है स्लैब पे, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं स्लैब का छोटा सा हिस्सा भी लेके वहाँ भी प्रेशर नापूंगा, वो वही प्रेशर आएगा, अगर चाहे मैं उस छोटे से हिस्से को लाखों गुना बड़ा कर लूँ, अगर एयर प्रेशर चेंज ना हो इतने बड़े स्लैब पे, तो तब मैं प्रेशर जो नापूंगा तब भी वही प्रेशर होगा अगर मैं छोटे से हिस्से पे नापूँ। तो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू से देयर लोकल क्वांटिटीज, बट इस वर्ड को ना यूज़ करो तो बेहतर है, क्योंकि मिसकंसेप्शंस भी आ सकती हैं इस वर्ड से। ओके, दे आर कांस्टेंट। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होनी चाहिए? और एक तो मैंने खुद ही बता दी, प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इज़ इंटेंसिव, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे वो ये है कि अगर मैं पीछे जाऊँ तो हमने जब डिस्कशन की थी जनरलाइज्ड फोर्सेस की, तो हमें पता लगा था कि प्रेशर एक जनरलाइज्ड फोर्स है और टेंशन एक जनरलाइज्ड फोर्स है, राइट। टेंशन भी बल्कि एक जनरलाइज्ड फोर्स है, बिकॉज अगर आप एक वायर लो उस पर किसी भी पॉइंट पे आप टेंशन मेजर करो तो दैट विल बी द सेम, राइट। तो जनरलाइज्ड फोर्सेस जो हैं ये इंटेंसिव क्वांटिटीज़ होती हैं, राइट। सो मैं लिख सकता हूँ कि JIs आर इंटेंसिव, राइट। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पे एक्सटेंसिव क्वांटिटीज़ देखो तो एक वॉल्यूम थी और एक लेंथ थी, ये दोनों की दोनों जो हैं ये एक्सटेंसिव क्वांटिटीज़ हैं, राइट। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि DXIs यानी कि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स आर एक्सटेंसिव, राइट। बाय द वे, अगर आप एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होगी वो भी ही एक्सटेंसिव होगी, क्योंकि इंटेंसिव क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रही बिल्कुल भी, लेकिन जो इंटेंसिव क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है वो स्केल अप कर रही है, तो वो टोटल क्वांटिटी को स्केल अप करेगी। इसका मतलब है कि जो टोटल क्वांटिटी है वो एक्सटेंसिव होगी। और यही आप चीज़ देख सकते हो वर्क में। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि ये जो वर्क है दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ J and X, और J इंटेंसिव है, इट डजंट चेंज, लेकिन जो X है ये इंटेंसिव है, सॉरी एक्सटेंसिव है, तो जो वर्क है वो एक्सटेंसिव है। ऑब्वियसली अगर आपको एक छोटी सी चीज़ पे वर्क करना हो तो यू वुड रिक्वायर लेस एनर्जी, बट अगर आप उसी चीज़ को 1000 गुना बड़ा कर दो तो ऐसा नहीं है कि आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा, द वर्क स्केल्स अप, राइट। ओके, लास्ट चीज़ जो इस वीडियो में मैं जिसकी बात करना चाहूँगा वो है रिस्पॉन्स फंक्शंस। रिस्पॉन्स फंक्शंस जो होते हैं वो दरअसल ये मेजर करते हैं कि अगर हम कोई आउटसाइड स्टिमुलस चेंज करते हैं, कोई आउटसाइड कंडीशन चेंज करें, तो एक सिस्टम की कोई क्वांटिटी किस तरह से चेंज होती है, कोई प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होती है। तो फॉर एग्जांपल इसकी जो एक अच्छी एग्जांपल जो है वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी दरअसल ये कहती है कि मेजर करती है कि हम अगर एक टेम्परेचर, एक सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। हीट, एक्चुअली हीट बेहतर लफ्ज़ है यहाँ पे ना कि एनर्जी। सो अब यहाँ पे चूँकि हमें पता है, ओके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि C इज़ एक्चुअली डेल्टा, सॉरी DQ ओवर D टेम्परेचर, राइट। और मैंने ये देखिए, मैंने D जो Q लिखा है उस पर मैंने बार लगाया, बिकॉज DQ जो है इट डिपेंड्स ऑन द पाथ इन द स्टेट स्पेस जो कि वो प्रोसेस लेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टेट स्पेस पे जाऊँ तो अगर मुझे पता है कि टेम्परेचर T1 जो है वो इस पॉइंट को कोरिस्पॉन्ड करता है और टेम्परेचर T2 जो है वो इस पॉइंट को कोरिस्पॉन्ड करता है, तो ऐसा नहीं है कि T1 से T2 तक जाने का कोई एक रास्ता है, राइट। कई रास्ते हो सकते हैं, राइट। और इन सब रास्तों के लिए जो डेल्टा बार Q है वो डिफरेंट होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि जो हीट कैपेसिटी है वो एक तरह की नहीं होती, वो एक से ज़्यादा तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये जो TQ है ये सेम प्रेशर पे है T1 की तरह, तो ये जो पाथ होगा ये सेम प्रेशर का पाथ होगा, क्योंकि अब देख सकते हो कि इसमें प्रेशर चेंज नहीं हो रहा,
तो इस हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। लेकिन मैं फिर कह दूं कि इसके एक से ज़्यादा तरीके हैं यहाँ से यहाँ आने के। ये भी एक पाथ है, ये भी एक पाथ है, इनको हम CP नहीं कहेंगे, राइट। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि दूसरा जो टेम्परेचर है वो इस तरह से है कि पहले टेम्परेचर जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है स्टेट, राइट। तो दूसरी जो स्टेट है, बेहतर लफ्ज़ स्टेट है, दूसरी जो स्टेट है वो ऐसी है कि वो पहले स्टेट के साथ उसका वॉल्यूम सेम है। तो ये जो पाथ होगा, इस पाथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हीट कैपेसिटी होगी उसको हम कहेंगे CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन दोबारा से आप देखोगे यहाँ से यहाँ आने के कई तरीके हैं, ठीक है। इन सब हीट कैपेसिटीज़ को हम CV नहीं कहेंगे, सिर्फ इस पाथ को हम CV कहेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बात है। ओके, सो CV जो है इसको मैं डिफाइन कर दूँ, इट्स डेल्टा Q ओवर डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड CP इज डेल्टा Q ओवर डेल्टा T ओवर कांस्टेंट प्रेशर। आइडियल गैस के केस के लिए हम ये इनके दरमियान एक रिलेशनशिप, बल्कि जनरल रिलेशनशिप पैदा कर सकते हैं आइडियल गैस के केस से भी पहले। तो अगर मैं CV की बात करूँ तो CV इज डेल्टा Q ओवर डेल्टा T V, राइट। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें याद रखना पड़ेगा क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा Q इज डेल्टा E माइनस डेल्टा V, राइट। So it's just delta V minus delta W, right, divided by delta T at constant V. अब हमें ये पता है कि delta W is just minus P times delta V, right? लेकिन मैं लिख देता हूँ, तो CV is delta E plus V times delta V over delta T at constant V. लेकिन constant V का मतलब है कि delta V is 0, right? इसका मतलब है कि delta V is 0, राइट। तो इसका ये मतलब है कि डेल्टा E ओवर डेल्टा T V। डिफरेंट सिस्टम्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करें। आइडियल गैस के लिए बात ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। तो मुझे इसको एक्चुअल में लिखना चाहिए पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट V। दिस इज द फॉर्मूला फॉर CV फॉर एनी सिस्टम। CP की बात करते हैं। CP में दोबारा से, बल्कि CP को मुझे स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ तक आ सकता हूँ। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये CP के लिए भी लगेगा, लेकिन ये जो V है इसकी जगह P हो जाएगा, ये डिफरेंस है। ओके, तो CP जो है वो हो सकता है डेल्टा E प्लस PV ओवर डेल्टा T, और यहाँ पे सिर्फ P आ जाएगा। अब कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है उसमें चेंज जो हो वो 0 हो, तो उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ partial E over partial T at constant P, और P partial V over partial T at constant P, right? Okay, so this is the definition. Well, actually definition भी आप कह सकते हो, लेकिन ये expression एक important expression है for heat capacity at constant pressure. Ideal gas के केस के लिए they can be evaluated. For example, अगर मैं सिर्फ इस टर्म को देखूँ, बल्कि इस सब टर्म को देखना पड़ेगा मुझे। ओके, आइडियल गैस के केस के लिए ये टर्म जो है, ये टर्म, राइट, ये टर्म इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर मैं dV ओवर dt कैलकुलेट करूँगा एट कांस्टेंट P और P से मल्टीप्लाई करूँ, तो दैट्स जस्ट प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बट हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए V इज NkT ओवर P, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ NkT ओवर P एट कांस्टेंट P, राइट। बट चूँकि P कांस्टेंट है तो मैं इसको सिंपली बाहर लेके जा सकता हूँ और ये इसको कैंसिल कर देगा। यानी कि एक तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ इससे, राइट। तो दैट्स जस्ट Nk, और कांस्टेंट भी डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, राइट। तो इसका मतलब है कि CP इज पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट P प्लस Nk। बट हेयर्स द थिंग, हमें पता है कि एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आइडियल गैसेस के लिए। तो आइडियल गैसेस के लिए ये डालना ज़रूरी नहीं है एट कांस्टेंट P। एनर्जी जस्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। और CV को अगर मैं लिखूँ तो उसका चूँकि एक्सप्रेशन डेल ये था, मुझे ये भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ दरअसल CV है, राइट। और इसका मतलब ये है कि CP इज इक्वल टू CV प्लस Nk,
और इसका मतलब है कि सी पी माइनस सी वी इज जस्ट एन के, राइट? ओके, सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी, बट ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है? इसके अलावा और जो एग्जांपल्स हैं रिस्पॉन्स फंक्शंस की, उनमें से एक है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रेशर चेंज करूं, आउटसाइड का प्रेशर यानी एनवायरनमेंट का प्रेशर, तो एक सिस्टम का वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, ये दरअसल इसका मेजर है एक, ठीक है? तो कंप्रेसिबिलिटी जो है उसको हम कैपा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इसके नीचे मैं टी डालूंगा एक, क्योंकि इसको हम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा मैं, राइट? -1/v पार्शियल v ओवर पार्शियल p एट कांस्टेंट t। माइनस डालने की क्या ज़रूरत है? वेल, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब है कि डेल्टा p जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे पता है कि अगर डेल्टा p ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा v जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम घटेगा, राइट? तो हम चाहते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी पॉजिटिव हो, राइट? सो इसलिए मैं माइनस साइन हम डालते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब क्या मैं इसको आइडियल गैस के लिए कंप्यूट कर सकता हूँ? वेल, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। तो दैट्स जस्ट -1/v पार्शियल v ओवर पार्शियल p। बट हमें पता है कि आइडियल गैसेस के लिए जो p है वो ये होता है, राइट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दैट्स जस्ट -t/v, सॉरी p, मुझे इसको यूं नहीं लिखना चाहिए था, मुझे इसको लिखना चाहिए था कि v दरअसल n/k/t/p होता है। या दैट्स करेक्ट। ओके, दैट्स जस्ट -1/v एंड -1/p स्क्वायर n/k/t। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि n/k/t/pv इंटू 1/p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ऑब्वियसली। बट ये देखो, ये चीज़ जो है ये तो आइडियल गैस के लिए 1 होती है बिल्कुल, बिकॉज PV इज इक्वल टू n/k/t, राइट? तो इसका मतलब है कि इट्स जस्ट 1/p एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट? तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी का एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इसके अलावा एक और जो एग्जांपल है आइडियल गैसेस के लिए भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, वो है इसको कहते हैं एक्सपेंसिविटी। सो एक्सपेंसिविटी ऑब्वियसली इट्स आइसोबारिक, इसको आइसोबारिक कहते हैं, एक्सपेंसिविटी। आइसोबारिक का मतलब क्या है? आइसोबारिक कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर चेंज ना हो, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो, राइट? सो एक्सपेंसिविटी जो है उसको मैं डिफाइन करता हूँ, इट्स 1/v पार्शियल v ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? तो इसको भी हम आइडियल गैस के लिए कंप्यूट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। दैट्स जस्ट 1/v। और इसमें दोबारा से देख सकते हो आपके हो क्या रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँ, ठीक है, तो एक मटेरियल किस तरह एक्सपैंड करता है अगर मैं प्रेशर चेंज ना करूँ, आउटसाइड का प्रेशर। तो सिर्फ टेम्परेचर, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि थर्मल एक्सपेंशन को एक तरह से क्वान्टिफाई कर रही है, एक तरह से आप भी कह सकते हो, ठीक है? तो इट्स 1/v फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस। So alpha p is just 1/v partial over partial t. Volume is n/k/t/p at constant pressure. That's just 1/p. Constant pressure पे है, so that's just n/k/p, right? So n/k/pv. But constant pressure. Actually ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट कर चुका हूँ. So n/k/n/k/t. pv is equal to n/k/t, हमें पता है. That's just 1/t, right? Okay. Okay. एक और एग्जांपल जो है, लास्ट एग्जांपल इस वीडियो की रिस्पांस फंक्शंस की, वो है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काए टी से। काए इसको लिखते ऐसे हैं काए, लेकिन इसको प्रोनाउंस KI के तौर पे करते हैं। ये एक तरह से ये मेजर करता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूँ आउटसाइड से, तो एक प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जिसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे इस कोर्स में, लेकिन अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये है कि एक तरह से ये मेजर है इस चीज़ का कि एक सिस्टम कितना मैग्नेटाइज्ड है, राइट? तो एक सिस्टम की मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे चेंज होती है, राइट? मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसको हम
डिफाइन करते हैं इस तरह, पार्शल m ओवर पार्शल b एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस इज आइसोथर्मल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं रिस्पांस फंक्शंस की जिनकी मैंने बात करनी थी इस वीडियो में।